अभी मैं जिस चैप्टर को बतलाने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी के पुस्तक में क्लास 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न पर जो अध्ययन करते हैं, एनसीईआरटी के बुक से जो अध्ययन करते हैं, उनका प्रथम चैप्टर यही है। और ये आपका पॉलिटिकल साइंस विषय से आपका है, राजनीति विज्ञान से। शुरुआत में करता हूं बिना राग लपेट का, सुनील जी खाटी बिहारी का राम राम भैया राम राम। मैं आपको ठेठ बिहारी अंदाज में लाजवाब ढंग से बतलाऊंगा। तो सत्ता किसको कहते हैं पहले ये जान ले। सत्ता द पावर विच यू विल गेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त करते हैं या लोकतांत्रिक विधि से प्राप्त करते हैं या फिर किसी अन्य तरीके से प्राप्त करते हैं तो उसको हम लोग सत्ता कहते हैं। जैसे राजतंत्र में भी सत्ता की प्राप्ति होती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं प्राप्त होती है, बल्कि वो पैतृक अधिकार पर प्राप्त होती है। नाउ द अनदर वर्ड इज साझेदारी। साझेदारी किसको कहते हैं? इन इंग्लिश साझेदारी उसका जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। लेकिन वास्तविकता में राजनीति विज्ञान में पार्टनरशिप नहीं, ये कोई गणित नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। यहां पर साझेदारी का अर्थ है सहयोग की भावना, एक दूसरे में कॉपरेशन, एक दूसरे में मेलजोल, एक दूसरे की सहायता का भाव और एक दूसरे पर साथ में मदद करने की भी भाव, जिसको हम लोग साझेदारी कहते हैं। तो सत्ता सीधा एक लाइन में द पावर विच यू विल गेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा साझेदारी मीन्स सहयोग की भावना, सौहार्द की भावना, एक दूसरे की कॉपरेशन की भावना। तो ये और कॉपरेशन कैसी? तो इसको हम लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉपरेशन, पॉलिटिकल कॉपरेशन, उसके बाद अन्य सभी तरह के कॉपरेशन उसमें शामिल होते हैं। अब शुरुआत करता हूं यहां पर कि साझेदारी का जो दो उदाहरण आपको समझना उचित होगा, जो आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका में क्यों साझेदारी में रुकावट आई, क्यों साझेदारी सफल नहीं हो पाई सत्ता की, और बेल्जियम में क्यों सफल हुई, क्यों बेल्जियम को एक नजीर माना जा सकता, उदाहरण माना जा सकता है, इसके बारे में जान ले। सबसे पहले जाने कि बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है, लगभग जनसंख्या 1 करोड़। अरे एते तो बिहार साल भर में पैदा कर तारा हो, बिहार में तो साल भर में जनसंख्या इतना बढ़ावा तारा, अब बिहार है ना यूपी तो वो से बढ़ावा तारा हम। और आपको ध्यान रखिएगा कि ये कितना छोटा जनसंख्या वाला देश है। वैसे यूरोप में अधिकांश देश आपको छोटे जनसंख्या वाले ही देश हैं, क्षेत्रफल में भी छोटा, जनसंख्या में भी छोटा। तो बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं। यहां पर देखिए कि डच बोलने वाले 40% हैं, और इसमें डच बोलने वाले, क्षमा चाहता हूं, डच बोलने वाले आपको 59% है, और 40% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन जो फ्रेंच बोलते हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो 40% है, जी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी है, उनका वो इकोनॉमिकली एडवांस है। और जबकि डच जो 60% के लगभग है, 59%, 59% उनकी स्थिति उससे कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है, और हर स्थिति में फ्रेंच लोग बेहतर है। तो ऐसा हुआ कि इन दोनों में 1950 और 60 के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बाद में अब बेल्जियम ने किस तरह से इस तनाव को निपटा, किस तरह से सहयोग की भावना को पनपा करके एक नजीर बन गया, एक उदाहरण बन गया पूरे विश्व में। बेल्जियम एक अलग तरह का एक नायाब उदाहरण है, एक ऐसा उदाहरण जो कि शायद ही लोकतंत्र के इतिहास में किसी दूसरे देश में देखने को मिला। लेकिन श्रीलंका में वही हम देखते हैं कि श्रीलंका भारत के बगल में स्थित है। जैसे श्रीलंका की जनसंख्या तो देख ले होगा, तो ऐसा ये इस तरह का श्रीलंका है। ये आपको दक्षिण में है भारत के। यहाँ की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, जहां पर सिंगली 74% आबादी है, और तमिल 18%, 7% ईसाई। अब देखिए सिंगली ये बौद्ध धर्म मान रहे हैं, तमिल ये दोनों धर्म मानते हैं, जिसमें हिंदू धर्म भी है और मुस्लिम धर्म भी है। ईसाई इनकी तो धर्म जगजाहिर ही है। तो इसमें क्या हुआ कि श्रीलंका जब 1948 में स्वतंत्र हुआ तो 1956 में कानून बनाया। सिंगली चूंकि बहुसंख्यक थे
तो उन्होंने अपना बहुसंख्यकवाद थोपा। बहुसंख्यकवाद किसको कहते हैं कि ये एक ऐसी धारणा होती है, एक ऐसी मान्यता होती है, एक ऐसी विचारधारा होती है कि जिसकी संख्या ज्यादा वो अपनी इच्छा, अपने अनुकूल कार्य, अपने अनुकूल शासन, अपने अनुकूल फायदा के लिए तोड़ मरोड़ करके ये शासन पद्धति को जनरेट करता है। इसको बहुसंख्यकवाद कहते हैं। तो इसने 1956 में एक कानून बनाया। इस कानून में क्या था कि जो सिंगली भाषा जानते हैं, जो सिंगली संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनको सरकारी नौकरी में विशेष छूट, विश्वविद्यालय में नौकरी में विशेष छूट, उनको कई तरह की, तमाम तरह की उनको एक तरह से वरीयता प्रदान किया गया। तमिल के मन में ये असुरक्षा की भावना चली आई। तमिल लोगों को हुआ कि हमको दोयम दर्जे का समझा जा रहा है। यहीं पर असुरक्षा की भावना हुई और श्रीलंका में बाद में यही गृह युद्ध में तब्दील हो गया। आपको याद होगा कि लिट्टे LTTE जो एक आतंकवादी संस्था के रूप में ये पनप गई। ये तमिल के लिए एक अलग देश ही बनाना चाहता था। जाफना प्रायद्वीप को वो श्रीलंका से अलग करना चाहता था, जहां पर तमिल ज्यादा संख्या में थे, जहां पर तमिल बहुसंख्यक थे, जबकि श्रीलंका से वो अलग होना चाहता था। लंबे समय तक लड़ाई चली। हालांकि बाद में LTTE के जो प्रमुख थे, प्रभाकरन की मृत्यु के बाद LTTE का यह आंदोलन दब गया और तमिल जो क्षेत्र अलग होना चाहता था वो तो समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी लंबे समय तक गृह युद्ध चला। लाखों लोग मारे गए, हजारों या हम ये कह सकते हैं कि लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग विस्थापित हुए। इस तरह की जो घटनाक्रम हुई, ये भी एक इतिहास में एक अलग तरह की घटना थी। इससे ये पता लगता है कि यदि बहुसंख्यक लोग अपनी इच्छा, अपनी धारणा, अपनी मान्यता, अपने विचारधारा को अल्पसंख्यक पर थोपेंगे तो निश्चित ही उनके मन में असुरक्षा की भावना होगी, उनके मन में खतरा की भावना होगी और वो अलगाववाद की ओर बढ़ेंगे। जबकि बेल्जियम में क्या हुआ कि बेल्जियम ने इस बात को समझा और बेल्जियम में एक शासन पद्धति इसने एक जनरेट किया, एक नया शासन पद्धति बेल्जियम ने लागू किया। अब देखिए ये बेल्जियम के लागू किस तरह का किया। तो बेल्जियम ने जो संविधान बनाया वो 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में बेल्जियम ने 4 संशोधन किया। कौन कौन सा संशोधन था? पहला संशोधन यह था कि संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में जो डच होंगे और फ्रेंच भाषी होंगे, दोनों को समान प्रतिनिधित्व बनेगा, दोनों के समान मंत्री होंगे। ये पहला। देखिए कितना एक देश की एकता और अखंडता को मेंटेन करने के लिए, उसको कामयाब रखने के लिए कितना अच्छा निर्णय लिया गया। दूसरा ये था, और उसी में पहले में ये भी कहा गया कि तभी कोई कानून बनेगा जबकि दोनों पक्ष इस पर सहमत होंगे। यदि इसमें किसी एक पक्ष की असहमति होगी और सुरक्षा की भावना होगी, वो कानून नहीं बनेगा। दूसरा था कि केंद्र सरकार अनेक शक्तियां देश के 2 इलाके के जो अलग अलग क्षेत्र, चाहे फ्रेंच भाषी क्षेत्र हो चाहे डच भाषी क्षेत्र हो, इनके क्षेत्रीय सरकार को दे दिया। भाई आप क्षेत्रीय सरकार हो, आप अपने स्तर से आप निर्णय लो, इसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा, इसमें हमारा केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं होगा। तीसरा था कि ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनाई गई और ब्रुसेल्स में जो सरकार बनाई गई इसमें दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधि थे, उसमें फ्रेंच भाषी भी और डच भाषी भी। जिसके कारण क्या हुआ कि इन दोनों में साझेदारी में विश्वास पनपा, इन दोनों में साझेदारी में सहयोग की भावना आई। और चौथा कि केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावे एक सामुदायिक सरकार बनाई गई जो इन सब सरकार से भी सामुदायिक मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सब समुदाय को मिला करके। तो बेल्जियम में आश्चर्यजनक एक ये, और सिर्फ ये सिर्फ कानून ही नहीं बना, बल्कि ये कानून बनाने के बाद संविधान में जो ये बनाई गई, ये संविधान में जो कानून बनाई गई या संविधान में जो ये संशोधन किए गए, ये कामयाब भी हुआ और बेल्जियम की एकता अखंडता आज मिसाल देने योग्य है। जबकि श्रीलंका में जो गड़बड़ी हुई कि तमिल लोग अलग होना चाहते थे, तमिल में देश की एकता अखंडता के लिए एक समय तमिल आंदोलन एक खतरा बन चुका था, उस तरह की घटनाक्रम बेल्जियम में कभी नहीं हुई। ये अब
शिक्षा और भाषा के मसले पर बेल्जियम में जो भी फैसला लिया जाता है वो फैसला लेने पर सामुदायिक सरकार ही अपनी फैसला लेती है। तो बेल्जियम और श्रीलंका के मॉडल से यह जाना जा सकता है कि बेल्जियम जहां पर साझेदारी, सत्ता की जो साझेदारी की गई उसमें विश्वास का भाव था, उसमें एक दूसरे का त्याग का भाव था, एक दूसरे के साथ सहयोग का भाव था, इसलिए बेल्जियम का मॉडल कामयाब रहा। लेकिन श्रीलंका का मॉडल में बहुसंख्यक बातचीत थोपा गया, इसलिए श्रीलंका का मॉडल वो असफल रहा और एक समय तो श्रीलंका बंटवारे के दहलीज पर खड़ा हो चुका था। अब देखिए कि सत्ता की साझेदारी आखिर आवश्यक क्यों है, और ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ये सत्ता की साझेदारी आवश्यक इस कारण है कि सत्ता में यदि साझेदारी नहीं की जाएगी तो जिस वर्ग को साझेदारी नहीं मिलेगी उसके मन में असुरक्षा की भावना आवेगी, उसके मन में हीनता की भावना आवेगी, उसके मन में यह होगा कि हमारे हितों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है ताकि प्रत्येक वर्ग, चाहे वो पिछड़ा हो, अगड़ा हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, सबकी साझेदारी होनी चाहिए। तब सभी में एक विश्वास का भाव होगा, सभी में कोऑपरेशन का भाव होगा, सभी में सहयोग का भाव होगा, सभी में विश्वास का भाव होगा और सभी में त्याग का भाव होगा, जिससे देश की एकता, अखंडता और ये मजबूत होगा और देश तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि सत्ता के साझेदारी का आखिर रूप क्या है। तो सत्ता के साझेदारी का मूलतः देखिएगा तो 3 रूप है। एक रूप है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच उसका अपना अपना पावर अलग कर दीजिए। जैसे कि भारत में तीनों, विधायिका का अपना है कि वो उसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कि कानून लागू करना और न्यायपालिका का काम है कि देखना कि दोनों काम सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विधायिका ने कानून बनाया है तो वो संविधान के अनुसार बनाया है कि नहीं, कार्यपालिका काम कर रही है तो वो सही ढंग से कर रही है कि नहीं, जिस नीति, जिस उद्देश्य, जिस विचारधारा के अनुसार ये बनाया गया है उस अनुसार काम हो रहा है कि नहीं। तो तीनों के बीच जो सहयोग रहता है, संतुलन रहता है, एक दूसरे पर निगरानी रहता है, तो निश्चित ही सत्ता में जो साझेदारी पनपती है वो एक अद्भुत साझेदारी पनपती है, एक ऐसी साझेदारी पनपती है जो मिसाल देने योग्य होती है। दूसरा है केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार में बंटवारा। आप देखिए कि अपने भारत में ही ले लीजिए, केंद्र सरकार है जो दिल्ली से चलती है, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी सरकार है जो उस स्टेट के कैपिटल से चलती है, और इसके बाद स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार जिसको हम लोग कहते हैं कि ग्राम पंचायत सरकार हुई या नगर पंचायत सरकार हुई, सबका अपना अपना पावर्स बटे हुए हैं, सबके अपने अपने क्षेत्र बटे हुए हैं, सबके अपने अपने अधिकार बटे हुए हैं, और ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, संविधान से आता है। इसलिए किसी में भ्रम की गुंजाइश न रहती है, किसी में हमको एक दूसरे पर ओवरलैप करने की गुंजाइश न रहती है, और यदि किसी भी तरह विवाद की स्थिति आती है तो वहां पर न्यायालय उसका फैसला समुचित ढंग से कर देता है। तीसरा है सामुदायिक या गठबंधन सरकार। मान लीजिए कि यदि एक सरकार मेजोरिटी में नहीं है तो उस स्थिति में गठबंधन सरकार बनाई जा सकती है। अभी आप देख लीजिए भारत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, एक तरफ आपका यूपीए जिसको हम कहते हैं कि ये आपका है कि यूपीए है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बीजेपी भले सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसमें जनता दल यूनाइटेड भी है, उसमें लोजपा भी है और भी कई दल शामिल हैं, जिसके कारण गठबंधन सरकार से लगभग सभी क्षेत्र, सभी राज्य, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म का प्रतिनिधित्व उसमें हो जाता है, जिससे सरकार में मजबूती आती है, एक दूसरे में अच्छा विश्वास पनपता है और ये सत्ता और साझेदारी का लाजवाब उदाहरण बनता है। इस तरह से मैं सुनील जी कांटी बिहारी आपको ये प्रथम चैप्टर समाप्त कर रहा हूं। आपको अच्छा लगा भैया सब्सक्राइब करना, यू वॉन्ट हैव टू पे सिंगल रुपीज, और इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं। बहुत जल्दी मैं आपको दूसरे चैप्टर में भी आपको मिल रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।